कहते हैं फ्रॉम द अकाउंट ऑफ अलाइड कंपनी लिमिटेड फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31st December 2002 were extracted. क्वेश्चन नंबर 1 ना, ध्यान से सब लोग है ना। उन्होंने आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्या बना के दिया है? जबकि हमें उससे क्या बनाना है? कॉस्ट शीट। उससे हमें क्या बनाना है? कॉस्ट शीट। जरा देखो उन्होंने अपना ट्रेडिंग P&L क्या दिया है। उनके डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, रॉ मटेरियल परचेज्ड दिया है, डायरेक्ट वेजेस पेड दिया है, वेजेस एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि वेजेस में ही ऐड होता है, यस और नो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है, क्रेडिट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दैट इज WIP करके दिया है ना। बाय WIP का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, यस और नो। अब उसमें तीनों चीजें होती है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? देखो ये तो उन्होंने मीनिंग में दिया है, ये तुमको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरा कोई सामान जो कि अब रॉ मटेरियल नहीं रहा, मतलब जो पहले बाहर पड़ा था, मशीन के बाहर पड़ा था, वो रॉ मटेरियल था, जो मशीन से बन के निकल गया है वो फिनिश गुड्स है। लेकिन वो जो अब ना तो रॉ मटेरियल रह गया है और ना ही आउटपुट बन के बाहर आया है, मतलब वो बीच में मशीन में पड़ा है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? और वो इस हालत में क्यों है? क्योंकि हमने मटेरियल तो शायद डाला रहेगा पूरा, पर हो सकता है मशीन पूरा नहीं चलाया रहेगा, और ये भी हो सकता है कि सामने वाले ने काम भी पूरा नहीं किया रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनने के लिए क्या लगता है? 100% ऑफ मटेरियल, 100% ऑफ लेबर, 100% ऑफ एक्सपेंस, यस और नो। अगर इसमें से कोई भी चीज कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिनिश गुड्स बनेगा ही, बनेगा क्या? तो आउटपुट बनने के लिए इनपुट का पूरा कंप्लीट होना जरूरी है। जब वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो उधर पे दिया अलग अलग करके मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो तुमको ऐसा नहीं कि मटेरियल को मटेरियल लिख दोगे, लेबर को लेबर में लिख दोगे, ऐसा नहीं। WIP का टोटल वैल्यू काउंट करने के लिए उस तीनों का बाइफरकेशन दिया। तो टोटल WIP कितना है? 12,800। कितना है? 12,800। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का कॉस्ट उन्होंने दिया है P&L के हिसाब से। जैसा अपन देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बनाते थे, ये उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के ही दिया है ट्रेडिंग P&L के साथ, यस और नो। वो वहां से लाके यहाँ पे ट्रांसफर किया उन्होंने, कोई नया कॉस्ट नहीं है वो। फिर उन्होंने ऑफिस का खर्चा भरा, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। सेलिंग का खर्चा भरा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ बोला है। क्या बोला है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कॉस्टिंग में इसके लिए कोई जगह नहीं, फाइनेंस वाले ने लिखा है, पर हम इस खर्चे को अपने कॉस्टिंग में कभी लिखते ही, इसको तो मुंह पे कट कर दो, इससे कोई बातचीत नहीं होगी। गुडविल रिटर्न ऑफ, मुंह पे कट मार दो, इसमें से कोई बात नहीं होगी, नॉन कॉस्ट आइटम है। कॉस्टिंग में ये दोनों चीजें कभी मायने रखती ही। अच्छा, इनका प्रॉफिट हमसे उससे लेना देना नहीं है। सेल्स, हाँ सेल्स से हमें लेना देना है। फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक है ये, यस और नो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, ओके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कट कर दो, ये इनकम है, हमारे कॉस्ट शीट में इसका कोई जगह। डिविडेंड अर्न, ये तो इनकम है, हमारे काम का नहीं। नाउ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड इन द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ऊपर जो दिया था ना वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी, फाइनेंस के हिसाब से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से, FA के हिसाब से। हमको किसके हिसाब से बनाना है? कॉस्टिंग के हिसाब से। कुछ चीजें वहां से उठा सकते हैं पर सारी चीजें नहीं उठा सकते। ये कैसे डिसाइड होएगा? तो सबसे पहला डिसाइड होएगा कि जिसका इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से चीजों को पिक किया जाएगा। जैसे कि उन्होंने कहा द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। नंबर ए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन एट द रेट 60% ऑन डायरेक्ट लेबर। ऊपर जो उन्होंने फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है ना, हम उसको नहीं मानते। हम क्या मानते कि हमारा जितना डायरेक्ट लेबर लगा रहेगा ना, उसका 60% ही हमारा क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड अपने को ऊपर वाला नहीं चाहिए, उसको कट कर दो। उसके मुंह पे जाके फैक्ट्री ओवरहेड दिख रहा है क्या? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, हाँ उसके मुंह पे जाके कट मार दो पेंसिल से, पेन से नहीं।
हमें इसकी भी फिलहाल अभी जरूरत नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की बात, वो बोलते हैं अप्लाई 12% और 12 रुपीज पर यूनिट ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड। जितना भी हमने यूनिट प्रोड्यूस किया रहेगा उसमें 12 रुपए के हिसाब से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होएगा। ऐसा हमारा कॉस्टिंग का हिसाब किताब है। फाइनेंस वाले ने कितना खर्चा किया उससे हमारा कोई लेना देना। ऊपर जाओ उसके मुंडी में कट मारो। सेलिंग एक्सपेंसेस आर so charged to work, that is factory, out of 20% of selling price। जो भी सेलिंग प्राइस है ना उसका 20% हमारा सेलिंग कॉस्ट होगा, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यस और नो? ऊपर जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया उसको मुंह पे कट मारो, हमको तेरी जरूरत नहीं। सर ये आपने मुंह पे कट क्यों मरवाया? जिनके मुंह पे कट मारा है उनको देखने का जरूरत नहीं है, वो हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन जिनके मुंह पे कट नहीं मारा है उनके लिए नीचे भी कुछ नहीं बोला है और ऊपर भी क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, मतलब वो हमारे लिए रिलेवेंट है, वो एज इट इज यूज होंगे। जब एग्जाम्पल के तौर पर क्लासरूम में तुम लोग आ रहे थे, हाँ या नहीं? तुमको किसी ने नहीं रोका, क्यों? क्योंकि तुम रिलेवेंट बच्चे हो टीवाई में बैठने के लिए, क्योंकि आपने क्लास में एडमिशन लिया। अच्छा उठ के उधर से 5-6 लोग ऐसे आते रहते तो हम लोग बाहर ही रोक लेते, किधर जा रहा है? घर है क्या? चल निकल। यस और नो? कट उनके मुंह में मारते जो इररिलेवेंट है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन सम कंटेंट्स इट मींस दैट कंटेंट्स आर रिलेवेंट फॉर अस। यस और नो? जो नहीं थे उसके लिए तो क्वेश्चन नीचे भड़क गया ना कि ऊपर वाले ये कंटेंट लेने का जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें कॉस्ट शीट बनानी है। क्या बनानी है? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब कॉस्ट स्टेटमेंट। ये इन्होंने जो दिया है वो रियलिटी में हुआ है साल के एंड में। हमें बताना है कि साल की शुरुआत में हमने क्या सोचा रहेगा। यस और नो? उसका स्टेटमेंट रेडी करके देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से सब लोग देखो, समझो, समझ में आएगा तो लिखो। ठीक, कोरोना वापस आया। मैं जब सोचता हूँ कि मैं घर पे जाके बोलूंगा कि आज मैं बच्चों को पढ़ा गया, ये लोग मेरे हाथ में ऐसे ऐसे दाग लगा देते। घर वाले बोलते हैं भाई तू टीचर बना कि क्या बन गया है? चलिए कोई बात नहीं, सब लोग ध्यान से देखिए। यस प्लीज। कुछ लोग आज मेरे को नए दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी पुराने हो जाए। आ जाए हैं नए नए, 2 दिन फिर गायब रहेंगे, 5वें दिन फिर दिखेंगे नए नए। इतना नया नहीं दिखो। इनमें से कितने खुश नसीब वो भी होंगे जिनके कॉलेज के टीचर उनसे इस साल पूछते होंगे तू हमारे कॉलेज में था? प्लीज ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, आदमी सीखते सीखते सीखता है, कुछ लोग कभी भी नहीं सीखते। चलिए पर्टिकुलर्स, रुपीज पर यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 8, पेज नंबर 3 है कि नहीं? क्या नाम है कंपनी का? मेसर्स मिसेस नहीं रे, मेसर्स अलाइड है कि नहीं? अच्छा, फॉर द ईयर एंड क्या बना रहे? कॉस्ट शीट। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2002। प्रोडक्शन यूनिट नहीं मालूम, हमने इस साल कितना प्रोडक्शन किया कहीं दिया है क्या? नहीं। हाँ कितना सेल किया ये दिया है, वो टेबल में दिया था।
सेल्स यूनिट कितना दिया था? 7,000 यूनिट्स। यस और नो? अभी सेलिंग यूनिट दिए, प्रोडक्शन यूनिट दिया ही, तो हमारी जवाबदारी है सबसे पहले फाइंड आउट करना कि इस साल हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया होगा। हाँ यार, ये देखो सेल्स यूनिट इज इक्वल्स टू, हमने इस साल कितना बेचा रहेगा, ये फॉर्मूला अगर आता है तो कितना बनाया ये आराम से पता कर सकते हैं। सेल मालूम है तो सेल का ही फॉर्मूला यूज करता हूं। हमने इस साल कितना यूनिट बेचा रहेगा, कहीं से पता चलता है? हमारे पास कितना पहले से था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ना ऑफ फिनिश गुड्स। हमारे पास पहले से बेचने लायक गुड्स कितने थे, उसमें हमने इस साल कुछ बनाए भी तो होंगे ना, प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ऑफ फिनिश गुड्स। यस और नो? यूनिट्स की बात हो रही है। हमने इस साल कितने बेचे हैं? 7,600। इस क्वेश्चन में दिया है साल की ओपनिंग का कहीं वैल्यू दिया है क्या? नहीं, नहीं दिया है, मतलब साल के शुरुआत में कुछ था ही नहीं। हाँ या नहीं? प्रोडक्शन हमें पता नहीं, प्रोडक्शन हमें पता, साल के एंड में कितना बचेगा ये मालूम है। फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया है ना क्रेडिट में 1,400, इतना बचेगा, मतलब 7,600 बेचने के बाद भी 1,400 बचेगा। तो जरा जगह को बदलते, हाँ या नहीं? ये इधर पे आएगा तो ऐड हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू साइन, साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा ना, 1,400 प्लस 7,600, मतलब इस साल हमने कितना यूनिट्स बनाया रहेगा? 9,000। 9,000 बनाया है, तभी तो 7,600 बेचने में कितना बचेगा? 1,400। नहीं समझा? हाँ या नहीं? सुबह माँ जब अपन घर पे उठे तो माँ बोली सुबह कोई रोटी थी नहीं। यस और नो? हाँ या नहीं? तुम रात को जब घर पे आए तो तुमने माँ को बताया कि तुमने जितना टिफिन में दिया था। यस और नो? मैंने उसमें से 6 रोटी खा ली। मैंने उसमें से कितनी रोटी खा ली? हाँ या नहीं? और माँ ने कहा ठीक है, अपने घर में भी 2 रोटी बची है, 2 रोटी बची है, 6 तुम खा गए, 2 अभी भी बची है, सुबह कुछ था नहीं, मतलब माँ ने टोटल कितना बनाया रहेगा? मैंने भी वैसे निकाला, हम बेच के कितना है? 7,600, बचा के कितना रखा है? 1,400, तो शुरुआत में कुछ तो था ही नहीं, मतलब अपन ने साल भर में कितना बनाया रहेगा? 9,000। नहीं समझा? पक्का? अभी पता चलेगा। 9,000 यूनिट। ठीक है, शुरुआत करते। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। भाई हमने कितना मटेरियल यूज किया पहला ये निकालेंगे। हमेशा वर्किंग नोट से निकालता हूं, आज भी वैसे निकालूंगा। रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन इधर उधर करके दिया है, आपने कोई हिसाब किताब करके बताना है कि हमने इस साल मटेरियल कितना यूज किया। अब रॉ मटेरियल कितना यूज किया कैसे निकालते, ध्यान से देखो। रॉ मटेरियल दैट इज डायरेक्ट मटेरियल ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हमने यूज किया इज इक्वल्स टू, पहले से हमारे पास कितना था? ओपनिंग RW, ओपनिंग रॉ मटेरियल, प्लस हमने इस साल कितना खरीदा, दैट इज परचेज रॉ मटेरियल। यस और नो? क्वेश्चन में किधर कैरिज बिलिज दिया है क्या? नहीं, तो सीधा साल के एंड में कितना बचा है, दैट इज क्लोजिंग रॉ मटेरियल। हाँ या नहीं? बराबर है? पहले से कितना था, कितना खरीद के लाए और कितना बचा है, एडलेस करके पता चल जाएगा कितना यूज किया। हमारे पास साल की शुरुआत में देखो डेबिट में दिया था 29,500, 29,500 पहले से मटेरियल था ना, इस साल उसके नीचे लिखा है हमने और खरीदा 1,86,500, हमने और खरीद लिए। यस और नो? और ये सब करने के बाद बोलते साल के एंड में बच भी गया, क्रेडिट में देखो लिखा है 32,000, तो मतलब हमने इस साल कितना यूज किया?
हमने इस साल कितना मटेरियल यूज किया? 1,84,000। समझ में आएगा सबको? मिल गया वैल्यू 1,84,000। हमने 1,84,000 1,84,000 का मटेरियल खर्चा किया इस साल, यूज किया है। यस और नो? और यूज करके कितना यूनिट बनाया है? 9,000। कितना यूनिट बनाया है? 9,000। जरा अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करो, पता चलेगा। हाँ, तो जो आ रहा है 20.44, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो लेने का 20.44। यस और नो? हमने पर यूनिट के पीछे, हर एक यूनिट के पीछे इतना रुपए का रॉ मटेरियल खर्चा किया है। नहीं समझा? टोटल इतना खर्चा किया है और हर यूनिट के पीछे इतना खर्चा किया है। आगे बढ़े, फिर इसमें क्या ऐड करते हैं? डायरेक्ट वेजेस। चलो, डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दिया है ना? 2,81,000। ओके, 2,81,000। अगर ये हमने टोटल खर्चा किया है और ऐसा खर्चा करके कितना यूनिट बनाया? 9,000। डिवाइड करके पता चलेगा ना? 31.22 ना? फिर वेजेस ऐड करना था, लिया नहीं। एक मिनट रुको। डायरेक्ट वेजेस में दो चीजें थी ना? हमने भरा कितना है? 2,81,000 बराबर है। और अभी भरना कितना बाकी है? 17,000। तो टोटल खर्चा कितना हुआ है? 2,98,000। नहीं समझा? वेजेस भाई हम ये काउंट कर रहे हैं कि हमने कितने का काम करा के लिया। यस और नो? आपने कितना भर दिया और कितना भरना बाकी है, फाइनेंस वालों के हिसाब से होगा। कॉस्टिंग के हिसाब से कितना वेजेस लगा ये देखना है। यस और नो? टोटल वेजेस कितना लगा है? डिवाइड करके लिए तो 33.11। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा? जरा देखो, 4,82,000 डिवाइड बाय 9,000, 53.55। नहीं समझा? टोटल इतना खर्चा हुआ है। नंबर से डिवाइड किया तो पता चलेगा कि हर यूनिट के पीछे इतना खर्चा हुआ है। आगे बढ़ो। चलो, अब क्या करना है? ऐड। सबसे पहला इसमें क्या ऐड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। ध्यान से, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए एडजस्टमेंट दिया है ना? हमने ऊपर वाले की मुंडी में कट मारा है क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट नंबर ए दिया है। कहते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। जितना खर्चा लेबर के पीछे हुआ है उसका 60% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। क्वेश्चन क्या कहता है? जितना भी डायरेक्ट वेजेस आपने पे किया है उसका 60% एलोकेट होना चाहिए एज अ फैक्ट्री एक्सपेंस। तो देखो कितना खर्चा किया है? 2,98,000 ना? डायरेक्ट वेजेस कितना है? 2,98,000 ना? इसका कितना परसेंट? 60%। कितना होता है? 1,78,000। ओके, डिवाइड बाय 9,000 यूनिट्स, 19.86। ऐड कर देंगे तो वी विल गेट ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट ना? हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। जरा बताओ कितना आ रहा है? 6,60,800। ओके, 1,800 बराबर लिखा। डिवाइड बाय 9,000 यूनिट, 73.42। ठीक है, आगे बढ़ते। इसमें नॉर्मली क्या ऐड होता है? ओपनिंग WIP ना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ, जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है ना? कितना है? 12,800। क्रेडिट में लिखा है ना टोटल? हाँ, 73.42 के
अरे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में 0.1 से बहुत बड़ा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक डेसिमल ऊपर नीचे लिखा तो कोई दिक्कत होगा नहीं, यस और नो। हमें रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं जाना है, तो सीधा जाते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, सबका कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। कम टू द 12,800 माइनस करने का है ना, 6,48,000। दिस इज व्हाट नेट वर्क कॉस्ट, दिस इज व्हाट नेट वर्क कॉस्ट। याद रखना, ओपनिंग क्लोजिंग WIP का पर यूनिट नहीं निकालने का कभी। चलो 6,48,000 डिवाइड बाय 9,000 आ गया एग्जैक्ट, यस और नो? नहीं समझा? अब फैक्ट्री से निकला सामान, अब कहां जाएगा? ऑफिस के साइड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कॉस्टिंग में एक्सपेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। जैसा जिंदगी मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद अलग होती है, वैसा ही खर्चे फाइनेंस में और कॉस्टिंग में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, यस और नो? हाँ या नहीं? रियलिटी में एक्सपेंस हुआ, दैट इज एक्सपेंस। साल की शुरुआत में सोच रहे एक्सपेंस होगा, दैट इज ओवरहेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझा? कॉस्टिंग में एक्सपेंस नहीं बोलने का, ओवरहेड बोलने का। तो ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या बोला था? कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर अप्लाइड 12 रुपीज पर यूनिट ना। उन्होंने साफ साफ दे दिया पर यूनिट कितना लेने का, 12। इस हिसाब से अपन कितना यूनिट बनाने वाले हैं, 9,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड ना। अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अपन यूनिट प्रोड्यूस देखते ना, हाँ या नहीं? अभी सीधी सी बात थी, इससे ये डिवाइड करके ये मिलता था, इस बार ये दिया है तो मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा? रुपीस मिलेगा ना। नहीं समझा? सबको मिला? 1,08,000। पागल, इधर पहला ध्यान से, हम रुपीस से यूनिट्स डिवाइड करके पर यूनिट निकालते हैं। पर यूनिट क्वेश्चन में दिया है, यूनिट हमें मालूम है, मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? रुपीस। अब हम कहां पहुंच गए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहां पहुंच गए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना। तो गुड्स बनाने का अब तक का टोटल खर्चा 7 लाख, विच इज डिवाइड बाय 9,000, 84 रुपीज पर यूनिट, हाँ या नहीं? अब मैं एक बात बता दूं, कॉस्टिंग में एक बहुत अच्छी चीज है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया रहेगा तो लेने का, नहीं दिया रहता तो जीरो, जैसा कि इधर लिया मैं, हाँ या नहीं? अब अपन यहाँ पे एडजस्ट करने वाले फिनिश गुड्स को, ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स ओपनिंग नहीं है तो याद रखना कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा ना पर यूनिट पे, वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा पर यूनिट पे। पर यूनिट दोनों का क्या रहेगा? सेम। दिखाता हूं, समझाता हूं, पहले देखो, सुनो, समझो, फिर बोलना। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपन नॉर्मली क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ। इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं, इसमें से क्या लेस करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। अब फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट मालूम है और रुपीस मालूम है क्या? किसको मालूम है? वो हम क्यों लेंगे? फाइनेंस बेटा सुन मेरी बात, वो स्टॉक सिर्फ यूनिट्स हमें वहां से चाहिए, रुपीस हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे उसका रीजन बताता हूं। फाइनेंस वाले क्या करते हैं, अब भी हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सीखा था, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वैल्यू लेते थे? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज, वो फाइनेंस में होता है। कॉस्टिंग वाले नहीं मानते। कॉस्टिंग वाले क्या मानते हैं? भाई जितने में मैंने गुड्स बनाया है वही मेरे फिनिश गुड्स का वैल्यू रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का, हाँ या नहीं? अब मैं सामान 10 रुपए में बनाया तो कॉस्टिंग के हिसाब से तो कॉस्टिंग वाला सिर्फ कॉस्ट को देखेगा ना, मैं मार्केट में थोड़ी देखेगा।
यस और नो? मैंने जो खर्चा किया मैं उसके हिसाब से देखेगा, हाँ या नहीं? वी आर इन अ कॉस्टिंग नॉट इन अ फाइनेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं अपने खर्चे काउंट करने के लिए खड़ा हूं। तो जो खर्चे हुए उसी के हिसाब से काउंट करूंगा। तो मेरे खर्चे कितने हुए वो देखेंगे। तो हम क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तुम लोग सेंटेंस मेरा सुनता नहीं पहला, और दूसरा बात थियरी लिखा नहीं। कॉस्ट शीट के थियरी में मैंने लिखा के दिया था। कॉस्टिंग में और फाइनेंस में डिफरेंसेस का एक सबसे बड़ा रीजन भी ये भी था कि फाइनेंस में क्लोजिंग स्टॉक कंपेयर करके निकालते, कॉस्टिंग में कैलकुलेट करके निकालते। इसका फॉर्मूला सिखाया था। क्या सिखाया था? क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट ना, हाँ, इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। भाई मेरा खर्चा एक यूनिट के पीछे बनाने का जितना लगा है वही खर्चा अप्लाई होगा जो मेरे पास यूनिट बचे। मेरे पास कितने यूनिट बचे हैं? 1400, 1400, हाँ या नहीं? और मेरा हर यूनिट को बनाने के पीछे का खर्चा कितना है? 84। तो मेरा कुल खर्चा फिनिश गुड्स में कितना अटका पड़ा है? 1,70,600। मेरा इतना पैसा फिनिश गुड्स के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं समझा? यस और नो? दिस इज व्हाट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन रुपीज अकॉर्डिंग टू कॉस्टिंग। अकॉर्डिंग टू इनका क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा रुपीज लिया है, बहुत सारे कंटेंट लिए थे। मैंने इनका सब रुपीज लिया है क्या? नहीं। मेरा फैक्ट्री का खर्चा अलग है, मेरा ऑफिस का खर्चा अलग है, तो मेरा खर्चा ही अलग है ना। यस और नो? तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी अलग होगा। हम काउंट करके निकालेंगे। वो उनका सेम आया बाय डिफॉल्ट, हमेशा रहेगा ऐसा जरूरी? जैसे कि अभी तुमने देखा हो गया, अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं निकला तो तुम ही बोलेंगे सर इधर अलग कैसे है? यस और नो? इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि ये अलग हो सकता है, हाँ या नहीं? मैंने उनका रुपीज नहीं देखा, मैंने काउंट करके निकाला। कितना आ रहा है? 1,17,600। माइनस करेंगे ना, हाँ या नहीं? माइनस करो, मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ बोलो कितना मिल रहा है? 6,38,400। अब मजे की बात क्या है, जब तक अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच रहे थे तब तक पर यूनिट निकालने के लिए हमने किस यूनिट से डिवाइड किया था? 9,000 प्रोडक्शन यूनिट से। पर अब हम वो खर्चे की बात कर रहे हैं जो हम बेचने वाले, जो हम बेचने वाले। भाई जो रखने वाले थे वो हटा दिया ना, मतलब अब बचा हुआ हम बेचने को जाएंगे। तो जो हम बेचने को जाएंगे उसका प्राइस किसके हिसाब से निकालेंगे? डिवाइड बाय सेल यूनिट। जरा इस अमाउंट को सेल यूनिट से डिवाइड करो, आंसर अभी भी सेम आया ना। ये थोड़ी देर पहले समझा रहा कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो कॉस्टिंग का बेसिक फंडामेंटल ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक तो हमने इसी के बेस पे निकाला है ना, हाँ या नहीं? तो माइनस करने के बाद आपका जो पर यूनिट होगा वो भी क्या आएगा? सेम। नहीं समझा? पहले का खर्चा और बाद का खर्चा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन है? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कौन है बेटा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन है? दो है। तुझे रीजन मालूम करना है कि तुझे कॉमेडी करना है? इन दो के बीच में कितने कंटेंट है? बरोबर है। अगर ये ओपनिंग स्टॉक किसी और प्राइस में पिछले साल चार्ज हुआ रहता तो इसका वैल्यू अलग होता, इसका वैल्यू अलग होता, हाँ या नहीं? दोनों एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आती ऑफ कोर्स डिफरेंट आती। किसे आती? डिफरेंट आती। अभी वो ऊपर वाला वो क्वेश्चन में है ही नहीं, हाँ या नहीं? ये क्लोजिंग स्टॉक तुमने कैसे काउंट किया? यूनिट तो भले ऊपर से ही लिया, हाँ या नहीं? क्योंकि ये यूनिट्स इसी से बने हैं ना, तो यूनिट तो उधर से ही लिया, और जो वैल्यू लिया पर यूनिट का वो भी कहां से लिया? ऊपर से ही लिया।
तो जो प्राइस बना वो ऊपर के हिसाब से ही बना, माइनस करने के बाद जो प्राइस अभी बचेगा वो भी उसी वैल्यू पे बचेगा। नहीं समझा? यस और नो? किसी को समझ में नहीं आया अभी भी? ये बाय डिफॉल्ट एक टेक्निकल मेथड है। सामान का प्राइस इस साल सेम रहेगा पर पिछली साल वही प्राइस था ऐसा बोलना पॉसिबल नहीं है। जो पिछली साल का क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग बनता है। अगर वो दिया रहता तो मेरा इस साल का हिसाब किताब में चेंजेस आ जाता। वो नहीं है तो मैंने जो कैलकुलेशन किया सब इसी साल का है ना, तो आंसर ऐसा ही ऐसा जाएगा, टेंशन होने वाला नहीं। समझा? अभी भी प्रॉब्लम है? पक्का? हाँ या नहीं? अच्छा, अगली बारी प्लीज ध्यान से देखो। मैं डिजिटल बोर्ड आप लोग के लिए यूज नहीं करता क्योंकि इसका रीजन यही है, स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े, उसमें बार बार पेजेस बदलना पड़ेगा और वो शायद से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पर ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम उसी पे करूं, वो रिकॉर्ड अच्छे से होता है। चलो इसमें अभी क्या ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए साफ साफ बोला है, सेलिंग एक्सपेंसेस आर सो चार्ज टू वर्क आउट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। जो भी सेलिंग प्राइस है उसका 20%। ये जरा मेरे को बताओ सेलिंग प्राइस, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। सेलिंग यूनिट दिया है 7,600 ना, और सेलिंग का वैल्यू दिया है 9,12,000। हाँ या नहीं? 9,12,000 रुपया मिला क्या? कितना यूनिट बेच के? 7,600। जरा डिवाइड करके बताओ एक यूनिट कितने में बेचा रहेगा? नहीं समझा? अरे भाई 9,12,000 रुपए हमने कमाए सेल करके, हाँ या नहीं? कितने यूनिट बेचे थे? 7,600 दिए ना बाजू में, तो कितना अमाउंट डिवाइड बाय कितना यूनिट पता चल जाएगा हर यूनिट को कितने में बेचा। 120 रुपया सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है? 120 रुपया। हाँ या नहीं? दिस इज व्हाट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हाँ या नहीं? ये क्या है मैं लिख देता हूं और अच्छे से समझाने के लिए। उन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस का 20% होना चाहिए ना। सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट? 20%। क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस अभी निकाला हमने 120 रुपया पर यूनिट है ना, उसका 20% कितना होता है? 24 रुपीज पर यूनिट। 24 पर यूनिट पे निकाला ना, तो पर यूनिट में लिखेंगे ना। हाँ या नहीं? पर यूनिट में लिखा, यूनिट मालूम है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीस पता चल जाएगा ना। 1,82,400। नहीं समझा? हाँ या नहीं? इस बार उन्होंने उल्टा करके दिया था, पर यूनिट के लिए इंफॉर्मेशन दिया था, हमको यूनिट मालूम है, मल्टीप्लाई करके रुपीस मिल जाएगा। आप ऐड करेंगे सो वी विल गेट द आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मिलेगा? जरा ऐड करो, 6,38,400 प्लस 1,82,400, 8,20,800, 820 बराबर लिखा है, डिवाइडेड बाय 7,600, 108। प्रोडक्ट को बनाने में हमारा खर्चा कितना लगा है? 108। अभी हमारे हिसाब से कितना प्रॉफिट कमाया फिलहाल अभी तो मैं बोल नहीं सकता, पर ये मुझे मालूम है कि मैंने बेचा कितने में, मालूम है ना। क्वेश्चन में दिया है सेल्स, हमने सेल कितने में किया है? 9,12,000 बरोबर है। सेलिंग प्राइस अभी आपने निकाल के बताया था कितना है? 120 रुपए। हाँ या नहीं? सामान बनाया 108 में एक, यस और नो? बेचा 120 में, कितना प्रॉफिट कमाया एक के पीछे? 2 बोलते हैं। 12 रुपया। ऐसा कितना यूनिट बेचा है? 7,600।
91,200. दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर. हाँ, नहीं समझा? दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या है हमारा? प्रॉफिट. अब इससे क्या सीखने को मिलता है और मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो. अगर तुम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे तो उनका नेट प्रॉफिट अलग है. देखो जरा उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है क्या? कितना दिया नेट प्रॉफिट? जबकि हमारे कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 91,000. सर कौन सा सही है? दोनों. ये क्या बात है? मैं बताता हूँ. नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने. ये सोचो एग्जाम्पल, वो मुझे नहीं, मेरे एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझे. मैं वैसा एग्जाम्पल नहीं दूंगा. एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ. घर से सोच के निकले थे मुंबई घूमने जा रहे, 30 रुपए का ट्रेन का भाड़ा लगेगा. हाँ या नहीं? मरीन ड्राइव पे चल के जाएंगे तो 15-20 मिनट लगेगा. हाँ या नहीं? और 2 वड़ा पाव खाया तो 40 रुपया जेब में रख लो. यस और नो? 70 रुपए में जाके आने का काम हो जाएगा. एक बार जाते टाइम वड़ा पाव खाएंगे, एक टाइम आते टाइम वड़ा पाव खाएंगे. बरोबर है? तो सोचा था 70 रुपया खर्चा होगा. अच्छा निकले, मजबूत धूप था ना. कल तो बारिश हो रही थी, आज तो धूप है ना, एकदम तगड़ी वाली धूप. भाई को पसीना आने लगे. भाई ने रिक्शा कर दिया, 15 रुपया. बरोबर है? अरे सीएसटी में नहीं जाती. घर से निकला बोला ना, अजीब आदमी है. अलीबाबा के कालीन पूरा था क्या? 15 रुपया. स्टेशन पहुंचे, 30 का ट्रेन का टिकट निकला, आने जाने का रिटर्न. कितना हो गया? 45. सीएसटी में उतरे, वड़ा पाव के लिए पूछा, बोला 22 रुपीज. कितना बोला? बराबर है ना? वड़ा पाव का रेट बहुत वेराइटीज में हर जगह अलग अलग है. 22 रुपए. कितना हो गया? हाँ, 67 हो गया. ओके. गए पैदल, घूम घाम के आए. आधे टाइम फिर कल्याण में वड़ा पाव खाया. इस बार 12 रुपए में मिल गया. कितना हो गया? मैं सस्ती वाली दुकान से खाया जो 3 दिन पहले वड़ा पाव बनाया था. 79. बराबर है? घर से कितना सोच के निकले थे और घर आने तक कितना खर्चा हो गया? दोनों में फर्क है ना? क्यों फर्क है? क्योंकि एक साल के शुरुआत में सोचा था, मतलब एक ट्रांजैक्शन से पहले सोचा था और एक ट्रांजैक्शन के बाद पता चला. इन प्रॉफिट में भी वही देना है. ये साल की शुरुआत में डिसाइड हुआ रहेगा और ये साल के एंड में. तो दोनों में बहुत सी चीजों का फर्क आएगा ना. दोनों ही जरूरी है. क्यों जरूरी है? आप टीवाई में एडमिशन लिए हो क्या सोच के? हाँ. और रिजल्ट क्या बताएगा कि हमने क्या पढ़ा. पढ़ाया नहीं रे, पढ़ाया सब. तुमने क्या पढ़ा ये इम्पोर्टेंट. गलती कभी अपने ऊपर नहीं लेते. हम क्या पढ़ना चाहते, इन्होंने क्या पढ़ा. अरे तुमने क्या पढ़ा ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है? तो रिजल्ट में वैरायटी होती है. अगले वाला जो चैप्टर है ना, इसके आगे का जो चैप्टर है वो इसी पे डिपेंड करेगा. अभी तो मैं तुमको सिखा रहा हूं कि कैसे फाइनेंस को देखने के बाद भी कॉस्टिंग कैसे बनाते. अगला चैप्टर में अपन इसमें यही सीखेंगे कि फाइनेंस और कॉस्टिंग में डिफरेंस क्यों आया. रिपीटिंग माय पॉइंट. इसलिए मैंने कहा ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आया तो सीधा 20 मार्क का. सिर्फ यही नहीं आएगा था, इसके साथ एक और भी आएगा छोटा भाई. हाँ यार, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया रहेगा, आप कॉस्ट शीट बना लोगे, तो जिसको कॉस्ट शीट आएगा वही अगला चैप्टर कर पाएगा. दोनों अवेलेबल हो जाएंगे, तब अपन कंपेयर करेंगे कि किसकी वजह से डिफरेंस आया. नहीं समझा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 20 मार्क के लिए आता है. कितने मार्क के लिए आता है? तो कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 30. 20 इधर, 10 अगले क्वेश्चन. नहीं समझा? लिखो फटाफट.